नमस्कार प्यारे साथियों, जेके विद एसआर विश्नोई चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान का भौतिक विभाजन टॉपिक का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान ज्योग्राफी को बहुत बेहतरीन ढंग से हम सभी पढ़ेंगे। आप सभी इस सेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आप जुड़िए, दूसरे विद्यार्थियों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा और थोड़े कम दिनों के अंदर भी आप विद्यार्थियों का जो प्रेम मेरे प्रति मिला वो बहुत बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी विद्यार्थियों का। मैं आप लोगों का जितना मेरी ओर से सहयोग हो सके वो पूरा सहयोग आप सभी को करने का मैं प्रयास हर संभव करूंगा और आप जितना प्रेम इस चैनल के प्रति दे सकते हैं आप जरूर दीजिएगा। दूसरा है कि मेहनत के अंदर हम सभी लोग कोई किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद में जो कार्य है वो ईश्वर के ऊपर होता है कि हम लोग हमारा प्रयास पुरजोर तरीके से करेंगे। तो राजस्थान ज्योग्राफी का हम लोग में दूसरा टॉपिक जो फिजिकल डिवीजन है उसका पढ़ना शुरू किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ा कि एक डायग्राम बना लिया था और सामान्य आधार पर हमने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। 4 भौतिक प्रदेशों में हमने राजस्थान का विभाजन किया है और उसमें भी सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का राजस्थान का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन। और सामान्य रूप से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में हमने विभाजित किया। यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो आप उसको जरूर देखें। उसके बाद में आगे राजस्थान का भौतिक विभाजन और सामान्य आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उसके बाद में विशी मिश्रा का हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, AK सेन का पढ़ चुके हैं, प्रोफेसर रामलोचन सिंह का पढ़ चुके हैं। अब और कल डायग्राम भी बना लिया, उस अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यदि किसी विद्यार्थी ने पहले की क्लास नहीं देखी तो आप जरूर पहले क्लास देखें, उसके बाद आप लोग आगे बढ़े। राजस्थान को भौतिक रूप से 4 भागों में बांटा और उसका पहला फिजिकल डिवीजन हम लोग आज की क्लास के अंदर पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका नाम है महान मरुस्थल। महान मरुस्थल का सबसे पहले अध्ययन करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये इस तरीके से पश्चिमी राजस्थान का ये जो पूरा भाग है, ये पूरा पोर्शन है, ये पश्चिमी राजस्थान, ये महान मरुस्थल के नाम से ही जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा से लेकर के अरावली के बीच का मरुस्थल महान मरुस्थल कहलाता है। महान मरुस्थल या फिर इसको महान मरुस्थल या थार का रेगिस्तान इसको बोलते हैं। महान मरुस्थल या थार का रेगिस्तान, महान मरुस्थल या थार का रेगिस्तान इसको कहते हैं। महान मरुस्थल या थार का रेगिस्तान, इसका हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे। इसके बारे में 5 लाइनें आप जानते हो। राजस्थान का कितना क्षेत्रफल रखता है, राजस्थान की कितनी जनसंख्या इसमें निवास करती है, किसका अवशेष है, किस युग में निर्माण हुआ था और निर्माण क्रम की दृष्टि से ये कौन से नंबर का भौतिक प्रदेश है। तो ये 5 लाइनें पहले हम इसके बारे में नोट कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो यह यह राजस्थान का ये राजस्थान का क्षेत्रफल, ये राजस्थान का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल लिखोगे 61.11%। अगला लिखोगे इसमें राजस्थान की जनसंख्या, इसमें राजस्थान की जनसंख्या 40%, इसमें राजस्थान की जनसंख्या 40%। अवशेष यानी ये किसका अवशेष है, तो अगला आप लिखोगे यह 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है, तो जवाब दोगे 33 सागर, 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। नेक्स्ट इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल, इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ। यानी कि इसका निर्माण किस काल में हुआ था, जवाब दोगे प्लीस्टोसीन काल में। और निर्माण क्रम की दृष्टि से राजस्थान का चौथा एवं अंतिम भौतिक प्रदेश है। नेक्स्ट निर्माण क्रम की दृष्टि से निर्माण क्रम की दृष्टि से राज्य का
चौथा एवं अंतिम भौतिक प्रदेश है। चौथा एवं अंतिम भौतिक प्रदेश है। निर्माण क्रम की दृष्टि से राज्य का चौथा एवं अंतिम भौतिक प्रदेश है। निर्माण क्रम की दृष्टि से ये राज्य का चौथा एवं अंतिम भौतिक प्रदेश है। अब मरुस्थल का विस्तार किन किन देशों में, तो इसका विस्तार दो देशों में है, पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। पाकिस्तान और भारत में इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में है। भारत में इसका विस्तार पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में इसका विस्तार फैला हुआ है। अब आपको एक ध्यान से चीज देखनी है कि इसका विस्तार कितने देशों में, जवाब दोगे दो देशों में है। थार का मरुस्थल भारत व पाकिस्तान में स्थित है। भारत व पाकिस्तान में है, यानी इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे, तो जवाब दोगे भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। ये पूरा जो मरुस्थल है इसका 85% पार्ट भारत में है और इसका 15% भाग पाकिस्तान में। मरुस्थल का 85% भाग भारत में और मरुस्थल का 15% भाग पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जानते हैं, भारत में इसे थार का मरुस्थल बोलते हैं। थार का मरुस्थल, इसका विस्तार भारत में कहाँ कहाँ, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में, और इसका मैक्सिमम विस्तार लगभग 75% के आसपास में वो राजस्थान में विस्तारित है। मरुस्थल का सर्वाधिक भाग राजस्थान में है। तो ये जो अपने आप में इंडिया में 85% है, यही हमारे काम का है, यही हमारे सबसे ज्यादा काम का है। तो अगला, भारत में इसका विस्तार, भारत में इसका विस्तार गुजरात, भारत में इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, भारत में इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में है। भारत में इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में है। तो कितने राज्यों में मुख्यतः ये विस्तारित है, जवाब दोगे 4 राज्यों में। तो इन चारों राज्यों में इस पूरे मरुस्थल का पूरे भारत में विस्तार कितना है, तो लगभग 2,38,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इस 2,38,000 में से लगभग 1,75,000, बाकी एग्जैक्ट है 1,89,000, 1,79,400 समथिंग फैला हुआ है। तो लगभग हम लोग पढ़ लेंगे 1,75,000, या इसका 3/4 भाग राजस्थान में है। 3/4 भाग जो 75% के आसपास तो आता है। लेकिन इसरो के अनुसार मरुस्थल का 67% या 2/3 भाग राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो अगला इसका, भारत में मरुस्थल का विस्तार, भारत में मरुस्थल का विस्तार, भारत में मरुस्थल का विस्तार, भारत में मरुस्थल का विस्तार 2,38,000 किलोमीटर स्क्वायर है। 2,38,000 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में मरुस्थल का विस्तार जो इन चारों राज्यों में मिलाकर के कितना है, तो जवाब दोगे 2,38,000 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में मरुस्थल का विस्तार 2,38,000 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट, राजस्थान में इसका विस्तार, राजस्थान में इसका विस्तार लगभग 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर है। लगभग 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर है। लगभग 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जो मरुस्थल का 75%
जो मरुस्थल का 75% भाग या 3/4 भाग है, जो मरुस्थल का 75% भाग या 3/4 भाग है, 3/4 भाग है। जबकि ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी इसकी 15 अगस्त 1969। इसरो के अनुसार मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसरो के अनुसार इसरो के अनुसार इसरो के अनुसार मरुस्थल का इसरो के अनुसार मरुस्थल का 67% या 2/3 भाग, 67% या 2/3 भाग राजस्थान में स्थित है। 2/3 भाग राजस्थान में स्थित है। इसरो के अनुसार मरुस्थल का 67% या 2/3 भाग राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसरो के अनुसार 67% या 2/3 है। सामान्य आधार पर 3/4 या 75% भाग राजस्थान में स्थित है। अब इस मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं, मरुस्थल की विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में आप लोगों को अध्ययन करना है। मरुस्थल की विशेषता या थार के मरुस्थल की विशेषताएं, थार के मरुस्थल की विशेषताएं, थार के मरुस्थल की विशेषताएं, ये अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से निकल करके यहाँ तक आया हुआ है। ठीक है, सहारा मरुस्थल से निकल करके सऊदी अरब में रब अल खाली मरुस्थल, उसके बाद में आगे पाकिस्तान में चोलिस्तान, और ये राजस्थान के अंदर थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में थार का मरुस्थल इसको कहते हैं। मरुस्थल की विशेषताएं, इसकी मुख्यतः 3 विशेषताएं आपको याद रखनी। 3 विशेषताएं ये है, विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, और विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, महान मरुस्थल की विशेषताएं है। विश्व का विश्व का विश्व का सबसे विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल, विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है, विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है। विश्व का सबसे न्यूएस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो जवाब दोगे थार का मरुस्थल है। उसके बाद अगली इसका विशेषता बताओगे, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल। जैव विविधता का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की संख्या को जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा जैव, ओनली फॉर मरुस्थल में कंपैरिजन करोगे तो सबसे ज्यादा जैव विविधता मरुस्थल वाला, सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल है। उसके बाद में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। और विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी कौन सा है, तो जवाब दोगे महान मरुस्थल है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। अब इस मरुस्थल का जब हम राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो राजस्थान में इस मरुस्थल की पश्चिमी सीमा रेड क्लिफ रेखा या 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है, जबकि राजस्थान में मरुस्थल की पूर्वी सीमा अरावली की पहाड़ियां या अरावली की पहाड़ियों के यहाँ जो ये समानांतर वर्षा रेखा चलती है, इसका नाम हम देंगे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब आप जस्ट समझिए, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को ही हम लोग कहते हैं अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियों के नाम से इसे जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियां कहिए या 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहिए, एक ही बात है। अब आप जैसे समझिए कि यह अरावली की पहाड़ियां चलती, इनके ऊपर चलती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और यहाँ आकर के ये समाप्त होती है और ये मरुस्थल आता है, तो यहाँ चलती है 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। आपसे प्रश्न पूछे कि मरुस्थल की एग्जैक्ट पूर्वी सीमा कौन बनाती है, तो यहां से ये एक और रेखा गुजरती है, इसका आप नाम याद करो, 40 सेंटीमीटर वर्षा
रेखा 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यदि इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है कि मरुस्थल की पूर्वी सीमा कौन बनाती है, 40 भी ऑप्शन में हो 50 भी हो तो आप प्रायोरिटी में 40 सेंटीमीटर रखना, सेकेंडरी में 50 सेंटीमीटर। 40 ऑप्शन में नहीं हो तो फिर हमें 50 सेंटीमीटर ऑप्शन राइट लगाना है। और मरुस्थल की पश्चिमी सीमा कौन बनाती है, तो रेड क्लिफ रेखा, और रेड क्लिफ रेखा के आसपास में चलने वाली है उसका नाम है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो मरुस्थल की पश्चिमी सीमा तो बनाती है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, पूर्वी सीमा बनाती है 40/50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, या फिर हम इसे कहेंगे अरावली की पहाड़ियां इसकी सीमा बनाती है। तो देखो राजस्थान में थार के मरुस्थल की राजस्थान में थार के मरुस्थल की राजस्थान में थार के मरुस्थल की अभी तक हम लोग ओनली फॉर मरुस्थल पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंडियन ज्योग्राफी में इसको पढ़िए चाहे राजस्थान पढ़िए, एक ही बात होती है। उसके बाद में इस मरुस्थल का हम लोग विभाजन करेंगे और इस मरुस्थल को दो भागों में बांटेंगे, शुष्क और अर्धशुष्क, और ये विभाजन करने वाली लाइन होगी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और उसके बाद इसको विभाजन करके पढ़ेंगे। मरुस्थल अपने आप में बहुत, राजस्थान के भौतिक विभाजन में सबसे ज्यादा समय लगता है मरुस्थल को और अरावली की पहाड़ियों को पढ़ने में। राजस्थान में थार के मरुस्थल राजस्थान में थार के मरुस्थल राजस्थान में थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा राजस्थान में थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा रेड क्लिफ रेखा थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा रेड क्लिफ रेखा या 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है। तो राजस्थान में मरुस्थल की पश्चिमी सीमा कौन बनाती है, जो आप दोगे रेड क्लिफ रेखा या 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है। जबकि अगला स्टेटमेंट आपको लिखना है, राजस्थान में मरुस्थल की राजस्थान में मरुस्थल की पूर्वी सीमा राजस्थान में मरुस्थल की पूर्वी सीमा 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 40 ऑप्शन में नहीं हो तो फिर दोगे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को लगभग दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसे आप 500 मिलीमीटर रेखा भी कह सकते हो। 40/50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा या अरावली की पहाड़ियां बनाती है। राजस्थान में मरुस्थल की पूर्वी सीमा 40 ऑप्शन में हो तो पहले प्रायोरिटी 40 को, उसके बाद में 50 या अरावली की पहाड़ियां बनाती है। उसके बाद में इस पूरे मरुस्थल का ढलान किस साइड में है, तो ये लूणी नदी से ज्ञात होता है। लूणी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से, और उसके बाद में ये नागौर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा इस साइड में बैठते हुए कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है। यानी ये अपने उद्गम स्थान से दक्षिण पश्चिम में जाती है। तो इससे ये निर्धारित हुआ है कि मरुस्थल का ढलान कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम में है, और इसकी औसत ऊंचाई है समुद्र तल से 200 से 300 मीटर। लेकिन संवहनीय हवाओं के कारण मरुस्थलीकरण जो हो रहा है वो उत्तर पूर्व दिशा में होकर के पंजाब और हरियाणा राज्यों में आगे बढ़ रहा है। मरुस्थलीकरण वो वायु के माध्यम से हो रहा है। इसका ढलान लूणी नदी से ज्ञात होता है। ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो अगली लाइन आपको लिखनी है, मरुस्थल का ढलान दक्षिण पश्चिम में है। मरुस्थल का ढलान दक्षिण पश्चिम में है। मरुस्थल का ढलान दक्षिण पश्चिम में है। कौन सी नदी से ऐसा तथ्य ज्ञात होता है, जो आप दोगे लूणी नदी से ज्ञात होता है। जबकि अगला आप एक हेडिंग बनाओ, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान का मार्च। मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान का मार्च।
मरुस्थल का आगे बढ़ना किस नाम से जाना जाता है? जवाब दोगे मरुस्थलीकरण, या इसको रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। देखो, जब ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है मार्च एंडिंग अप्रैल मई में, तब सूर्य का तापमान बढ़ता है। सूर्य का तापमान बढ़ने से हवाएं गर्म होकर के और ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर उठती है, तो तेज गति से बहती है, और इन्हीं तेज गति से बहने वाली हवाओं को संवहनी हवाएं कहते हैं। हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ेंगे संवहनी हवाओं की अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के द्वारा पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल में टीलों का निर्माण होता है। और अगले जलवायु वाले टॉपिक में पढ़ेंगे इन्हीं संवहनी हवाओं के कारण राजस्थान में अप्रैल और मई में मानसून पूर्व वर्षा होती है। प्री मानसून की वर्षा राजस्थान में कौन सी हवाओं से होती है? जवाब दोगे संवहनी हवाओं से होती है। संवहनी हवाओं से होती है, और इन्हीं संवहनी हवाओं से राजस्थान में मरुस्थलीकरण जो हो रहा है वो, क्योंकि संवहनी हवाओं की बहने की डायरेक्शन ये इस दिशा में होती है, इसलिए मरुस्थलीकरण आगे बढ़ करके नॉर्थ और ईस्ट में हो रहा है। और कौन से राज्य की तरफ मरुस्थल आगे बढ़ रहा है? तो जवाब दोगे पंजाब और हरियाणा। और पंजाब हरियाणा के अंदर कृषि योग्य भूमि अधिक है, इसीलिए तो वहां पे हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल हुई थी। हरित क्रांति सबसे ज्यादा कहां सफल हुई? तो जवाब क्या दोगे? पंजाब और हरियाणा में हुई। मरुस्थलीकरण, अब मरुस्थलीकरण में लिखोगे संवहनीय हवाओं की, संवहनीय हवाओं, संवहनीय हवाओं का मतलब होता है वेस्कुलर विंड्स, इंग्लिश में बोलते हैं। बाकी जलवायु वाले टॉपिक में डिटेल से अध्ययन करेंगे। संवहनीय हवाओं की अपर्दन, अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी के कणों का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। संवहनीय हवाओं की अपर्दन की क्रिया द्वारा, संवहनीय हवाओं की अपर्दन की द्वारा क्रिया द्वारा मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण उत्तर पूर्व में हो रहा है। मरुस्थलीकरण उत्तर पूर्व दिशा में हो रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में हो रहा है। तो डेजर्टिफिकेशन कौन सी दिशा में हो रहा है? जवाब क्या दोगे? उत्तर पूर्व दिशा में हो रहा है। मरुस्थलीकरण उत्तर पूर्व दिशा में हो रहा है। और कौन से राज्य की तरफ आगे जा रहा है? तो जवाब दोगे यह पंजाब, पंजाब प्लस हरियाणा, पंजाब हरियाणा में प्रवेश कर रहा है, पंजाब हरियाणा में प्रवेश कर रहा है। तो जब पंजाब हरियाणा में प्रवेश कर रहा है तो पंजाब हरियाणा में कृषि योग्य भूमि ज्यादा है, और इनको रोकना अति आवश्यक है। मरुस्थलीकरण, बढ़ते हुए मरुस्थलीकरण को रोकना जरूरी है। तो मरुस्थलीकरण को रोकने का सर्वोत्तम उपाय लाइन बाय लाइन वृक्षों की पंक्तियां लगा देना। तो मरुस्थलीकरण को रोकने का सर्वोत्तम उपाय, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण को रोकने का, मरुस्थलीकरण को रोकने का सर्वोत्तम उपाय, मरुस्थलीकरण को रोकने का सर्वोत्तम उपाय वृक्षों की पंक्तियां लगाना है, वृक्षों की पंक्तियां लगाना है, वृक्षों की पंक्तियां, लाइन बाय लाइन ट्री की प्लांट लगा दो, वृक्षों की पंक्तियां लगाना है, वृक्षों की पंक्तियां लगाना है। मरुस्थलीकरण को रोकने का सबसे बेस्ट उपाय लाइन बाय लाइन वृक्षों की पंक्तियां लगाना। ठीक है, प्रत्येक 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ये भी आप एक नोट करके पॉइंट लिख देना। अब इस बढ़ते हुए मरुस्थलीकरण को किस प्रकार से रोका जाए, ये सुझाव देने के लिए एक सुझावकारी संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम है काजरी। तो एक पॉइंट बना के आपको लिखना है, काजरी संगठन की स्थापना, काजरी संगठन की स्थापना, काजरी संगठन की स्थापना, काजरी संगठन की स्थापना 1959, काजरी संगठन की स्थापना 1959। एक सुझावकारी संगठन है और बजट का विभाजन इसके ऊपर होता है 60:40। 60 देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 40 देती है संबंधित राज्य की स्टेट गवर्नमेंट। जैसे राजस्थान में है तो राजस्थान, लद्दाख में तो लद्दाख गवर्नमेंट वहां पे है। काजरी संगठन की स्थापना 1959, बजट 40:40। काजरी का मुख्यालय, यानी इस पूरे काजरी का हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो काजरी का मुख्यालय है जोधपुर में, काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। काजरी के क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस
5 जगह बने हुए। काजरी के क्षेत्रीय कार्यालय कितनी जगह पे बने हुए आप लोगों को याद होना चाहिए, 5 जगह पे बने हुए हैं। काजरी के क्षेत्रीय कार्यालय, काजरी के क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस, काजरी के क्षेत्रीय कार्यालय, काजरी के क्षेत्रीय कार्यालय 5 जगह पे हैं। जैसे एक तो कहाँ पे जवाब दोगे, लेह, और लेह कहाँ की राजधानी है तो जवाब दोगे लद्दाख, लेह लद्दाख में। दूसरा स्थित है कच्छ, कच्छ गुजरात में, लेह लद्दाख, कच्छ गुजरात। और राजस्थान में इसके 3 जगह पे क्षेत्रीय कार्यालय बने हुए, जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली। तो अगला लिखोगे जैसलमेर, ये इसके रीजनल ऑफिस है, हेड ऑफिस इसका जोधपुर में है। जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, बीकानेर और पाली, ये सभी क्या है तो जवाब दोगे काजरी के क्षेत्रीय। राजस्थान में काजरी की कितनी जगह पे क्षेत्रीय कार्यालय, 3 जगह। पूरे भारत में कितनी जगह पे जवाब दोगे, 5। लेह लद्दाख में बर्फीला मरुस्थल फैला, उसको हटा करके और कैसे केसर की कृषि की जा सकती है, इसके लिए वहां कार्यालय बना हुआ है। और कच्छ गुजरात में बना हुआ है कि जो सफेद मरुस्थल है या क्षारीय मृदा से बना हुआ मरुस्थल है, वहां की मिट्टी को किस तरीके से उपजाऊ बनाया जा सके, इसलिए काजरी का ऑफिस गुजरात में खोला गया। इसका पूरा नाम लिख देना आप लोग, काजरी का हिंदी में भी पूरा नाम और इंग्लिश में भी कंप्लीट पूरा नाम क्या है। तो इसको देखो, काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में नाम हो जाएगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संगठन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संगठन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संगठन, ये इसका हिंदी में पूरा नाम है। अब जैसे काजरी ने तो ये कह दिया कि मरुस्थल को रोकना है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा वनस्पति लगाएं। अब आप लोगों को विदित है कि मरुस्थल के अंदर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा नहीं होती है। जब 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा इसमें नहीं होती है तो फिर ऐसी कौन सी वनस्पति है जो 50 सेंटीमीटर वर्षा से भी कम सरवाइव कर सके। 50 सेंटीमीटर ग्रीष्म ऋतु का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है तो भी वो सरवाइव कर सके। तो इसके लिए एक सुझावकारी और संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम है आफरी संगठन, आफरी संगठन। आफरी संगठन की स्थापना, आफरी संगठन की स्थापना 1988, ध्यान रखना गूगल सर्च करोगे आफरी की स्थापना कब हुई तो भी गूगल भी बता रहा 1985। 85 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, फाइनली इसकी स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई थी। आफरी संगठन की स्थापना 1988। और आफरी का मुख्यालय, आफरी का मुख्यालय जोधपुर, आफरी का मुख्यालय जोधपुर। इसका नाम जो पूरा है वो मैं वर्बली बता रहा हूं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसका पूरा नाम है, जवाब क्या दोगे, आफरी का पूरा नाम है, आफरी का पूरा नाम है। उसके बाद में राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कितने जिलों में है, या फिर इससे पहले एक चीज और देखनी है तो कि मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, ये कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम। अब इसमें यहाँ तक अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ये पूरे मरुस्थल के बारे में जानकारी है, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। पहले शुष्क मरुस्थल पढ़ेंगे, उसके बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थल का अध्ययन करेंगे। तो मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत जो होती है उसका सन बार बार विभिन्न परीक्षाओं में
पूछा जाता है। मरु विकास कार्यक्रम शुरुआत 1977 1978 में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? जवाब दोगे 1977 1978 में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कौन कौन से जिलों में है और कुल कितने जिलों में स्थित है मरुस्थल? तो राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार प्रेजेंट में 19 जिलों में है। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार वर्तमान में कितने जिलों में? जवाब दोगे 19 जिलों में। सिरोही का जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थल में जरूर आता है, लेकिन ये अरावली की पहाड़ियों का जिला काउंट होता है, इसके अंदर पूरा मरुस्थल का विस्तार नहीं माना जाएगा। सिरोही में कुछ भाग पर है लेकिन माना नहीं जाता है। राजस्थान के 19 जिलों में मरुस्थल का विस्तार है। राजस्थान के 19 जिलों में, नए जिलों के अनुसार 19 है, पुराने जिलों के अनुसार 12 थे। राजस्थान के 19 जिलों में मरुस्थल का विस्तार है। मरुस्थल का विस्तार है। राजस्थान के कितने जिलों में मरुस्थल का विस्तार है? जवाब दोगे 19 जिलों में है। अब इस 19 में से राजस्थान के 10 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर मरुस्थल का पूर्णतः विस्तार है, यानी कि वो 10 जिले तो कंप्लीटली डेजर्ट वाले पार्ट में ही आते हैं, और 9 जिलों के अंदर मरुस्थल का अंशतः विस्तार है। 10 जिलों या 10 जिले, सीधा लिखो 10 जिले पूर्णतः मरुस्थलीकृत है। 10 जिले पूर्णतः मरुस्थलीकृत है। और इधर से लिखोगे 9 जिले अंशतः मरुस्थलीकृत है। 9 जिले अंशतः मरुस्थलीकृत है। 9 जिले अंशतः। अब 10 जिले पूर्णतः मरुस्थलीकृत वाले कौन से हैं? तो जवाब दोगे हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। ये जो 10 जिले हैं ये पूर्णतः किस में आते हैं? तो जवाब दोगे मरुस्थलीकरण में आते हैं। पूर्णतः मरुस्थलीकरण वाले जिलों की मैं यहाँ पे एक लिस्ट आपके सामने बना रहा हूँ, कौन कौन सा है? तो जवाब दोगे हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर के जस्ट नीचे बसा हुआ जिला बाड़मेर से ही अलग होके नया जिला बना बालोतरा के बाद में जोधपुर, और जोधपुर के बाद में जोधपुर ग्रामीण, और उसके बाद में याद करोगे फलोदी। यानी कि ये राजस्थान के 10 जिले ऐसे हैं जो पूर्णतः मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, और राजस्थान के 9 जिले ऐसे हैं जो अंशतः मरुस्थल में आते हैं। कौन कौन से जिले जो अंशतः मरुस्थल में आते हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना कुचामन, नागौर, पाली, उसके बाद में जालोर और सांचौर, और एक आ जाएगा नीम का थाना। ये राजस्थान के 9 जिले ऐसे हैं जो अंशतः मरुस्थल में आते हैं। अंशतः मरुस्थल में कौन कौन से होंगे? जवाब दोगे चूरू, उसके बाद में झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, नीम का थाना, उसके बाद में है डीडवाना कुचामन, नागौर, पाली, जालोर, सांचौर। ये 9 जिले अंशतः मरुस्थल में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा ये ओनली फॉर मरुस्थल का अध्ययन था। राजस्थान के भौतिक विभाजन की पहली हेडिंग अपन ने पढ़ी और जिसका नाम है महान मरुस्थल। और फिजिकली रूप से राजस्थान को सामान्य आधार पर कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भागों में विभाजित किया, इसके बारे में सामान्य जानकारी। और अब जैसे मरुस्थल को पुनः कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? तो जवाब दोगे
दो भागों में। एक आप सिर्फ एक बार इतनी हेडिंग बना लो, मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया गया है। हेडिंग बनाओ, मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया गया है। मरुस्थल को दो भागों में मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया गया है। मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया गया है। मरुस्थल को कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया? जवाब दोगे, दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से मरुस्थल के दो पार्ट होते हैं? तो यहां से एक रेखा गुजरती है, जैसे इसको तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नाम कौन सा था? जवाब दोगे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ध्यान रखना, राजस्थान को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जबकि यहां से एक रेखा गुजरती है, इसका नाम है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को दो सेक्शन में डिवाइड करती, मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। पहले तो आप एक ये लाइन लेके, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। राजस्थान को दो भागों में बांटती है। राजस्थान को दो भागों में बांटती, राजस्थान को दो भागों में कौन बांटती है? तो जवाब दोगे 50 सेंटीमीटर। और मरुस्थल को दो भागों में 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर को हम लोग 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा लिख सकते हैं। इसका नाम है कौन सा मरुस्थल? तो जवाब दोगे शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल इसकी ए पॉइंट। और ये 25 से लेके 50 के बीच का मरुस्थल है, ये आधा सूखा है, तो इसलिए इसका नाम बताओगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। पुनः हम लोगों ने मरुस्थल को कितने भागों में, आपका चीजें माइंड सेट होनी चाहिए, एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए। हम राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, राजस्थान को चार भागों में डिवाइड किया है। राजस्थान को चार भागों में डिवाइड किया और उसमें पहला भाग पढ़ रहे हैं मान मरुस्थल। मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांट लिया, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। आज हम सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, अगली क्लास के अंदर शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज आप याद रखो, इस शुष्क मरुस्थल को भी पुनः कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक तो वह भाग जो रेत के बड़े बड़े टीलों से बना हुआ है, उसे बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, और एक वह भाग जहां रेत के बड़े बड़े टीले नहीं पाए जाते, उसे बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो इसको शुष्क मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक तो लिखेंगे हम लोग बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है 58.50% भाग पर। मरुस्थल के 58.50% भाग पर रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, तो उससे बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और दूसरा इसकी शुष्क मरुस्थल की बी पॉइंट हो जाएगी, हेडिंग कौन सी? तो जवाब दोगे बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और मुक्त प्रदेश होगा 41.50%। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है? 41.50। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना है? जवाब दोगे 58.50%। उसके बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थल, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच के मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। इसे पुनः चार भागों में बांटा गया। जैसे किसका मैदान? तो जवाब दोगे घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान। अर्ध शुष्क मरुस्थल की पहली हेडिंग होगी घग्गर का मैदान। दूसरी हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश, दूसरी हेडिंग शेखावटी प्रदेश। तीसरी हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, नागौर हाईलैंड, नागौर उच्च भूमि का अध्ययन करेंगे। और चौथी और अंतिम हेडिंग, जैसे अर्ध शुष्क मरुस्थल की चौथी और अंतिम हेडिंग होगी जिसका नाम होगा लूणी बेसिन। लूणी बेसिन, या इसे हम लोग पहले पढ़ चुके गोडवाट प्रदेश के नाम से। यानी कि आगामी जो अपनी क्लास रहेगी वो शुष्क मरुस्थल पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अर्ध शुष्क मरुस्थल का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो देखो,
मरुस्थल का हमने विभाजन किया, एक तो शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.50, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.50। अर्ध शुष्क मरुस्थल का विभाजन किया चार भागों में, घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, लोणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से। तो मिलते हैं आगामी क्लास के अंदर, और तब हम लोग अध्ययन करेंगे राजस्थान में शुष्क मरुस्थल का अध्ययन करने वाले। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।